डियर स्टूडेंट, अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो हमने आपको वर्नर थ्योरी, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी ये सब क्लियर किया था। उसके पहले हमने एडिशन कंपाउंड, डबल साल्ट, कोऑर्डिनेशन साल्ट ये सब चीज़ों पर डिस्कस किया था। मोहर साल्ट का फार्मूला, उसके बाद कार्नालाइट का फार्मूला, ये सब फार्मूला भी बताया था। एक फार्मूला मैंने नहीं बताया था, थोड़ा सा मिस हो गए थे। एडिशन कंपाउंड में, डबल साल्ट में एक और फार्मूला आप लिख लीजिए, फार्मूले काम आएंगे। K2SO4 प्लस अल्युमिनियम सल्फेट प्लस 24 वाटर मॉलिक्यूल, ये आपस में कंबाइन होते हैं। इन्हीं को कहते हैं पोटेश एलम। क्या कहते हैं इन्हें? पोटेश एलम। हिंदी में क्या कहते हैं आप सब जानते होंगे। ये कल आपके डबल साल्ट में इनको भी ऐड कर लीजिएगा। जहां आपने मोहर साल्ट लिखा होगा, जहां आपने कार्नालाइट लिखा होगा, वहीं इनको भी ऐड कर लीजिए। ये भी आपके डबल साल्ट ही हैं। पानी में जाने पे ये डिसोसिएट होंगे। पोटेशियम आयन अलग होगा, सल्फेट आयन अलग होगा, अल्युमिनियम आयन अलग होगा। दो पोटेशियम आयन होंगे पानी में, अगर इनको आप डालेंगे तो दो पोटेशियम आयन होंगे। सल्फेट आयन 3 और एक 4 होंगे, और अल्युमिनियम आयन भी 2 होंगे। तो इनको भी आप मान लीजिए, ये भी आपके डबल साल्ट ही हैं। ये भी आप देख ही रहे हैं, पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने लूज कर दिया। और जो एडिशन कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, उन्हीं एडिशन कंपाउंड का नाम है डबल साल्ट। ये रहे आपके सामने पोटेश एलम फिटकरी। इसको भी आप वहीं लिखिए जहां आपने मोहर साल्ट लिखा होगा, जहां आपने लिखा है कार्नालाइट, वहीं इसका भी नाम लिख लीजिए। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। रिप्रेजेंटेशन अब हम आए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कैसे हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तरीका क्या है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा, ये मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया है। तो अब इसमें कौन सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, कौन लिगैंड है, क्या है, अब वही हमें डिस्कस करना है। तो देखिए आयरन क्या है? आयरन आपका सेंट्रल मेटल एटम है, CMA। अगर आयरन पर कोई चार्ज आ गया तो सेंट्रल मेटल आयन बन गया। इफ CMA हैज चार्ज ऑन इट, इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। अगर सेंट्रल मेटल एटम पे कोई चार्ज है तो उसे हम सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। अच्छा, ये क्या है बच्चों? ये है आपका लिगैंड। और लिगैंड क्या होता है, कल मैंने अच्छे से आपको बताया था। वो स्पीसीज जो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके इम्पटी ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, वही होते हैं लिगैंड। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये क्या है? काउंटर आयन। ये है काउंटर आयन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए पोटेशियम पे चार्ज है +1, दो पोटेशियम है तो चार्ज होगा +2। अगर इन पे चार्ज +2 है तो इन पे -2 होगा ना। आइए देखिए, FeCN, सॉरी सॉरी सॉरी, FeCN6 +2 -2, ये इन पे चार्ज आया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 चार्ज है। CN लिगैंड है, उस पर चार्ज होता है -1। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, CN अगर -1 है तो X प्लस
6 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, -6 ये आएगा +4। तो आयरन पे कौन सा चार्ज है? +4। आयरन पे चार्ज आ गया +4। तो आयरन क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है कि सेंट्रल मेटल आयन है? एटम लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, हम CMA लिख सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज है तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम लिखें सेंट्रल मेटल आयन है, CMI, सेंट्रल मेटल आयन। तो आयरन यहां पे +4 चार्ज है उसके ऊपर। ठीक, ये तो था आपका किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज आया है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज आएगा। पहले कैटायन लिखते हैं, फिर एनायन लिखते हैं, यही तो तरीका है ना। पहले कैटायन लिखते हैं, NaCl लिखते हो ना, KCl लिखते हो ना, तो पहले Na+ कैटायन लिखते हो, फिर Cl- एनायन लिखते हो। लिखने का तो यही तरीका है, पहले कैटायन फिर एनायन। तो आइए अब फिर कोई ऐसा स्फीयर लें जिसमें प्लस चार्ज है। अमोनिया का होल 6 Cl3। फिर आप देखिए, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो कह लो, लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयन। हो गया, हो गया ना। अब जरा देखो, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया है? अमोनिया का होल 6। ये चार्ज आएगा यहाँ पे -1 है, तो ये 3, ये -3 है, यहाँ +3 है, और 3 Cl- अलग हो गया। पानी में डालोगे तो यही होगा ना, काउंटर आयन अलग हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा। चूंकि ये कॉर्ड और ये अलग हो गया, दोनों अलग हो गए। ये दोनों अलग क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। तो ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस चार्ज, और ये है काउंटर आयन। ठीक, अगर हम निकालने जाएं ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हैं। कोबाल्ट को X मान लो, अमोनिया न्यूट्रल है, X की वैल्यू ले लो +3। कोबाल्ट पे क्या चार्ज आया है? +3। अरे ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ेंगे आप, जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा आपको, तो ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका सवाल तुरंत हो जाएगा। कोई भी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो ट्रिक मैं बताऊंगा उससे आपका सवाल तुरंत होगा, हर लेवल पे होगा, CBSE से लगा के कंपटीशन तक। इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जान पाए आप, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल पाए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन। एक बार हमने ऐसा स्फीयर लिया जिसपे माइनस चार्ज था, दूसरी बार ऐसा लिया जिसपे प्लस चार्ज था, और ये रहा हमारा पूरा डिजिग्नेशन। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, थोड़ा उसको अब पढ़ लें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कई लोगों ने, जब स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि जरा अमोनिया का स्ट्रक्चर बताओ, तो कई लोग बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो स्ट्रक्चर सर ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। कई लोग कहेंगे सर हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि हाफ x इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो वैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। सर हम इससे सॉल्व करते हैं। बगैर हाइब्रिडाइजेशन के या बगैर इस ट्रिक के ये पॉसिबल है कि बगैर इन दोनों चीजों के आप कॉम्प्लेक्स, आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री बता दें, केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं कि आपको सब आना ही चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन सीखना अच्छी बात है, ये ट्रिक सीखना भी अच्छी बात है, लेकिन हर जगह दो ही ट्रिक से काम चलेगा क्या? आइए अमोनिया का एक और तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं। अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है। अब अगर हम कहें कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल, तो क्वांटम नंबर आपने पढ़ा ही होगा, जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू 0 और 1 होती है। l 0 बराबर s ऑर्बिटल, l 1 बराबर p ऑर्बिटल, तो यहां d ऑर्बिटल तो होता नहीं, तो d ऑर्बिटल बनाना गलत है, काट दीजिए। d ऑर्बिटल तो आप बना नहीं पाएंगे, नाइट्रोजन के पास होगा नहीं।
जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं किसी के पास डी ऑर्बिटल होगा नहीं। तो ये तो था आपका नाइट्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? कहीं भी अगर इसमें भेजेंगे तो बात वही होगी, एक दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। नाइट्रोजन का यही हाल होने वाला है, ये दो इलेक्ट्रॉन हमेशा साथ में ही रहेंगे। नाइट्रोजन में ये दो इलेक्ट्रॉन हमेशा साथ में ही रहेंगे। इनको बना लीजिए, हो गए। अब तीन हाइड्रोजन पकड़ लो, एक हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो तीन हाइड्रोजन लगा दो, H H H। अब आप बताइए ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट है? कोवेलेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इनका, एक इनका, पार्शियल ओवरलैप हुआ है और दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। इसका मतलब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो हम पढ़ते आए हैं आज तक, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन कोई हमसे कहे कि नहीं अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको बनाना है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर, तब आप क्या करेंगे? देखिए H H और H, ये रहा H प्लस, यहां ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है ना, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल चुका है, इसका ऑर्बिटल यानी खाली है, इंप्टी है। इनके पास फील्ड है, इनका ऑर्बिटल खाली है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देंगे। बिल्कुल यही सीन है हाइड्रोजन का, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, खाली है, नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है, फुल फील्ड है। ये लो, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद हमें पता नहीं चल रहा है कि कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट है। अब बॉन्ड बनने के पहले हमें पता था कि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल खाली है, नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद हम कैसे बता पाएंगे कि हाइड्रोजन का पहले ऑर्बिटल खाली था? यही बात मैंने कल कही थी, बॉन्ड बनने के पहले अंतर है, बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये रहा आपका बॉन्ड और ये रहा स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आइए वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। वाटर का स्ट्रक्चर लीजिए, ये रहा ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक। ये ऑक्सीजन हो गया ना। अब ऑक्सीजन की वही बीमारी है, उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन की भी वही प्रॉब्लम, डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही रहेंगे। तो आपका एक हाइड्रोजन यहां आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये हो गया। तो बना लिए ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, दो हाइड्रोजन, ठीक। अब आओ, अगर हमसे कोई कहे ये कौन सा बॉन्ड है, नॉर्मल सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, कोई कहे हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो करना क्या है? फिर वही बात, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे देगा, क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक। ये तो था स्ट्रक्चर। ये कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल फील्ड है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल खाली है, दोनों का ओवरलैप हो गया, यही था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आ गया, बिना स्ट्रक्चर, बिना हाइब्रिडाइजेशन के, बिना किसी ट्रिक के, छोटा मोटा स्ट्रक्चर तो हम बना ही सकते हैं, कॉमन सेंस है उसको लगा के बन गया। ना मैंने हाइब्रिडाइजेशन की कोई चर्चा किया, ना मैंने किसी ट्रिक की कोई चर्चा किया, कर सकते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस से करके हम इसको निकाल सकते हैं, डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है। चलिए, लेविस एसिड, लेविस बेस, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं कि क्यों मैंने इस कंसेप्ट को यहां उठाया। लेविस एसिड कौन होते हैं?
लेविस एसिड वो होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। लेविस बेस वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। देख लीजिए, तो लेविस एसिड और लेविस बेस तो आप पढ़े थे इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये क्वालिटी किसके अंदर है, ये क्वालिटी किसके अंदर है। कल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको इतना तो बताया कि जिसके सेंट्रल मेटल एटम जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है, इसका मतलब वो लेविस एसिड हुआ। लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसका मतलब वो लेविस बेस हुआ। सेंट्रल मेटल एटम आर लेविस एसिड, लिगैंड आर लेविस बेस, लेविस बेस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। कोऑर्डिनेशन नंबर is defined as the number of lone pair electron donated by ligand to central metal atom. The number of lone pair electron donated by ligand to central metal atom. फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने दो केस लिया था, एक तो लिया था सीएल का, एक तो मैंने सीएल का केस लिया था कि एक सीएल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सीएल है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी डोनेटेड बाय सीएल टू सेंट्रल मेटल एटम। ये हो गया। अगर कोई आपसे पूछे ईएन का क्या होगा, एथिलीन डाई अमाइन, तब क्या बताओगे? बताएं, देखो पहले तो नाम लिखो, ईएन एथिलीन डाई अमाइन। हो गया, स्ट्रक्चर बनाओ, एथिलीन डाई अमाइन, NH2 NH2, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। अब देखो, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ये किया, एक ये किया, तो कितना पेयर डोनेट किया? एक पेयर, दो पेयर। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एक मेटल के साथ? दो। तो अगर मुझसे कोई कहे, जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां थोड़ा सा रफ करके लिखता हूं, रफ करके मैं लिखता हूं इसको। अगर हमसे कोई कहे कि कोबाल्ट है और इसके साथ अमोनिया 6 है, Cl3 है, तो ये तो काउंटर आयन हो गया, ये तो बाहर हो गया। काउंटर आयन की बात क्या करें, एक अमोनिया एक पेयर डोनेट करता है, 6 अमोनिया 6 पेयर डोनेट करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। लेकिन अगर कोई ये लिख दे आपके सामने, ये अभी आपने देखा ना कि एक ईएन दो पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तीन ईएन है तो 6 पेयर डोनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहां पे 6, 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे 6 कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए 6 अमोनिया यूज हो रहे थे, यहां आइए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक आने के लिए 3 ईएन यूज हुई है। अब अगर मैं कहूं ट्राई इन लिख के दिखाओ, ट्राई इन, एथिलीन डाई अमाइन, तो डाई एथिलीन ट्राई अमाइन, डाई एथिलीन ट्राई अमाइन। कैसे? देखिए, NH2 CH2 CH2, उसके बाद NH, H को बल्कि हाँ ठीक है ऐसे लिख देते हैं, CH2 CH2 NH2। ये तो आप जान ही रहे होंगे कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन,
इसी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ये हाइड्रोजन केवल एक नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ये वाला हाइड्रोजन किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाला कार्बन भी इसी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन भी इसी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। अब बताइए, एक सेंट्रल मेटल आयन यहां आ गया, एक पेयर ये डोनेट करेगा, एक पेयर ये डोनेट करेगा, एक पेयर ये डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इस मेटल आयन का? 2 2 4 2 6, 6 हो गए बेटा, 6 हो गए। देख लीजिए इसका कितना हो गया, 6। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, रुकिए, कोबाल्ट ट्राईइन 2 3+, ऐसे मैंने बना दिया। तो हमको पता है एक ट्राईइन, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो 2 ट्राईइन कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे। यहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इसका और 2 है ना, तो 3 3 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। यानी समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने के लिए यहां 6 अमोनिया यूज हुए, यहां 3 ईएन यूज हुए, यहां 2 ही ट्राईइन में काम चल गया। इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यही कॉन्सेप्ट है। और मैं एक चीज और बताऊं, नोट डाल के लिखो, उसको तो बिल्कुल नोट कर लो। नोट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ओनली डिटरमिन्ड बाय number of sigma bond made between ligand and central metal atom। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर का एक और डेफिनेशन आ गया। पहला क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड टू सेंट्रल मेटल एटम, पहली डेफिनेशन थी। दूसरी ये मान लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मेड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी हो गया। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही हम जो है कैलकुलेट करेंगे, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। कारण क्या है, पाई बॉन्ड क्या है बेटा, कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता, पार्शियल बॉन्ड है, इसीलिए उसका कोई रोल नहीं है। सिंस पाई बॉन्ड is a type of partial bond, thus it has no role in determining structure and in determining structure and coordination number of complex compound। ये दोनों ही पॉइंट, पहला और दूसरा, अपने नोट्स में इसके आगे स्टार लगा लीजिएगा। यही सब थोड़ा जिसे होता है ना कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर करना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन इन चीजों से और ज्यादा कॉन्सेप्ट बूस्टअप होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ligand around central metal atom is called coordination polyhedra। The spatial arrangement of ligand around central metal atom is called coordination polyhedra। ठीक, अब इसको मैं क्लियर करूं, वो तो इसके तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। मान लो सेंट्रल मेटल एटम है ए और आपके पास 6 लिगैंड हैं और आपसे कहा जाए ए के चारों तरफ रखो, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। सबसे स्टेबल यही स्ट्रक्चर है, एल एल ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। डिटेल में आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं होगा,
लेकिन एक टॉपिक था, मैंने होता है ना कोई चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में सारा उसका जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन है, उसको जान लीजिए। तो वही है ये। अगर 4 लिगेंड है तब 2 तरह की ज्योमेट्री बनेगी, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो कब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी डिटेल में पढ़ना है। होमो एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, अब आइए देखिए होमोलेप्टिक कौन है और हेट्रोलेप्टिक कौन है। बच्चों, अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखूं, अमोनिया का होल 6, अगर मैं ऐसे लिख दिया तो ये होमोलेप्टिक है। कारण सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 6 लिगेंड हैं और 6 एक ही हैं, अमोनिया है, और 6 एक ही हैं, अमोनिया 6 बार अमोनिया है, 6 लिगेंड एक ही हैं, अमोनिया, इसीलिए ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स that has only one type of around central metal atom are called homoleptic complex. Complex that has only one type of ligand around CMA are called homoleptic complex. हो गया, आगे बढ़े। ठीक, ये क्या है, इनके पास एक अमोनिया एक सीएल, 2 अलग अलग तरह के लिगेंड हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो, उन्हें कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स that has 2 or more than 2 different type of ligand around central metal atom heteroleptic complex। ये तो था होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक की डेफिनेशन। ठीक, कॉम्प्लेक्स दैट हैज 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड अराउंड सीएमए आर कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये हो गया बेटा। अब लास्ट है, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूं। FeCO5 K2NiCl4, जरा आयरन का और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं बताऊं। तो चलिए अब मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। आयरन का क्या होगा, एक्स, सीओ पर चार्ज होता है 0, सीओ होता है न्यूट्रल, 5 इंटू 0, टोटल चार्ज है 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। आयरन पे चार्ज है 0। आयरन को गलती से भी सेंट्रल मेटल आयन मत बोलना, सेंट्रल मेटल एटम बोलना, आयन कभी मत बोलना। चार्ज आया है 0, इसीलिए ये सेंट्रल मेटल एटम है ना कि आयन। अब आओ यहां पे, एक पोटेशियम पे +1, 2 पोटेशियम पे +2, NiCl4 2 माइनस अलग कर लो। एक्स 4 इंटू -1, Cl पे -1 चार्ज होगा और ऑल आर चार्ज है -2, -4 इधर गया, +2। क्या है ये, सेंट्रल मेटल आयन। निकल क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज आया है इस पर +2,
तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में।